दोस्तों, आज से लगभग 4,500 साल पहले दुनिया में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था जो इंसानों द्वारा बनाया जाने वाला उस समय का सबसे बड़ा और मैसिव स्ट्रक्चर था। और ये चीज़ बनाई जा रही थी प्राचीन इजिप्ट में। उस समय के लोग इसे मर कहकर बुलाया करते थे। और इनमें से जो सबसे बड़ा और सबसे मैसिव स्ट्रक्चर था उसे आखिर कूफू कहा जाता था, जिसका मतलब होता है होराइजन ऑफ कूफू। ऐसा माना जाता है कि यह पिरामिड एंशिएंट इजिप्ट के राजा फराओ के सूर्य से संबंध और उनकी पारलौकिक यात्राओं से संबंधित था। और उनके पास, या यूं कहा जाए कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसे ऐसे नॉलेज थे, ऐसी ऐसी सीक्रेट चीज़ें थी जो शायद आज हमें साइंस फिक्शन की कहानी लग सकता है। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि सारा नॉलेज, सारा ज्ञान और सारी टेक्नोलॉजी केवल हमारे पास है, और पहले के लोगों को केवल पत्थर घिसकर आग लगाने से ज़्यादा कुछ नहीं आता था। हालांकि फिर भी हम उनके द्वारा किए गए कई कामों को लेकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन हमारी सबसे बुरी बात यह है कि हम अपने अपने तरीकों से एक डिसाइसिव स्पेकुलेशन बना लेते हैं, चाहे उसके बारे में हमें सटीक जानकारी हो या ना हो। जैसे कि एक स्पेकुलेशन ये है कि पिरामिडों को ठीक 4,500 साल पहले ही बनाया गया था। अब दोस्तों, यदि मैं आपको पिरामिड के बारे में कुछ बातें बताऊं, तो जिन स्टोन ब्लॉक्स यानी पत्थरों से बना हुआ है, उनमें से हर एक पत्थर का वजन लगभग 20 टन है। और इसमें 80 टन तक के वेल शेप्ड और परफेक्टली कट पत्थरों का यूज़ किया गया है। अब पिरामिड कैसे बनाए गए, क्यों बनाए गए और कब बनाए गए, इसके लिए दुनिया भर में सभी रिसर्चर्स अपने अपने तरीके से शोध करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसर्चर्स हैं, चाहे उनका दूर दूर तक साइंस और टेक्नोलॉजी या आर्कियोलॉजी से कुछ लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको एक बिल्कुल कंक्लूसिव डिसीजन दे देते हैं कि हज़ारों साल पुरानी कोई चीज़ ठीक वैसे ही बनी थी या वैसे ही थी जैसा कि हम बता रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जा सकता है? इतने भारी वजन को आखिर में कैसे उठाया जाए बिना मशीनों का इस्तेमाल करें? अब आमतौर पर पुलिस का एक सिस्टम बनाया जा सकता है इसे उठाने के लिए, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, जो व्हील था वो इस समय पर 4th डायनेस्टी के दौरान एग्जिस्ट नहीं करता था। इजिप्ट में एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसे सिर्फ पॉटरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए कि प्राचीन मिस्र से भी हज़ारों साल पुरानी सभ्यताओं जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यताओं से ऐसे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जहां इन्हें बैलगाड़ियों का उपयोग करते हुए दिखाया गया है और इनमें सामान रखकर लाते या ले जाते दिखाया गया है। और साथ ही हम सबको ये पता है कि इन सभ्यताओं का व्यापार बेबीलोन और मेसोपोटामिया जैसे सिविलाइजेशन के साथ भी था। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या कभी इन लोगों ने बैलगाड़ियाँ या पहियों को नहीं देखा होगा। और जो सभ्यताएं, आप खुद सोचिए कि जो सभ्यता महान पिरामिड बना सकती है, पत्थरों को परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप दे सकती है, क्या वो एक पहिया नहीं बना सकती? इसलिए दोस्तों, हमें इस तरह के स्पेकुलेटिव कंक्लूजन से बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा, वो भी पूरे सबूतों के साथ, जो आपको लीक से हटकर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। मॉडर्न वर्ल्ड में मर को पिरामिड के नाम से जाना जाता है, जो एंशिएंट ग्रीक से आया है, जिसका मतलब होता है फायर मास, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं आग से संबंधित है। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई मेन स्ट्रीम थ्योरी ये है कि इसकी हाइट लगभग 147 मीटर और वेट 60 लाख किलो है। इसे बनाने में 5,000 लोग और 20 साल लगे थे। इन लोगों ने रस्सियों और लकड़ी की बनी हुई क्रेन्स और रैम्स का यूज़ करके इतना मैसिव स्ट्रक्चर बनाया। और इसमें जो स्टोन ब्लॉक्स लगे हैं, उन्हें बड़ी बड़ी नावों और लकड़ियों का राफ्ट पर रखकर नहरों द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि पिरामिड जहाँ बन रहे थे, वहाँ तक लाया गया था। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम नहीं जानते कि पिरामिडों को एग्जैक्टली किस तरह बनाया गया था। ये एक लंबे समय से डिबेट का सब्जेक्ट रहा है और इस बारे में लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं। और याद रखिए कि ये केवल थ्योरीज हैं, क्योंकि हम सच में नहीं जानते कि इन्हें कैसे बनाया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। दोस्तों, हम किसी भी घटना का एग्जैक्ट रीज़न तब तक नहीं बता सकते जब तक हम खुद वहाँ ना हो या फिर उस घटना को परफेक्टली डॉक्यूमेंटेड ना किया जाए। इसलिए किसी भी चीज़ पर फाइनल जजमेंट देना, जबकि वो चीज़ 4,000 या 4 लाख साल पुरानी हो, तो इसे हमारा एरोगेंस ही कहा जाएगा। इजिप्ट के पिरामिडों के निर्माण की हम मेन स्ट्रीम थ्योरी तो देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों, 10वीं सदी के ट्रैवलर अबू हसन अल मसूदी की बातों को ओवरलुक नहीं किया जा सकता, जिसे अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। दोस्तों, अल मसूदी अरब मूल का था, लेकिन फाइनली वो इजिप्ट में सेटल हो गया, जहाँ सभी की तरह वो भी इस बात से आश्चर्यचकित हुआ कि पिरामिडों को आखिर बनाया कैसे गया होगा। और इस संबंध में अल मसूदी को कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जिन्हें उसने डॉक्यूमेंट कर लिया। अल मसूदी ने अपने एक डॉक्यूमेंट में लिखा है कि पिरामिडों के विशालकाय पत्थरों के नीचे पपायरस के पेड़ों को रखा जाता था, पेड़ों की पत्तियों को, और उन पर कुछ खास तरह के सिंबल्स बनाए जाते थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पपायरस एक तरह का पेड़ होता है जो नील नदी के आसपास पाया जाता है। फिर अल मसूदी लिखते हैं कि इनके पास, इन पत्थरों के पास बड़ी बड़ी खोखली मेटल रॉड्स को रखा जाता था और इनमें से
एक अजीब तरह का साउंड निकलने लगता था। और इसके बाद दोस्तों ये स्टोन ब्लॉक्स, ये भारी भारी पत्थर धीरे धीरे हवा में उठने लगते थे और हवा में एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वहां रुक जाते थे। और इसके बाद लोगों द्वारा इन्हें सावधानी से उतारकर इनकी सही जगह पर सेट कर लिया जाता था। अब दोस्तों हो सकता है कि अल मसूदी की ये बात आपको पूरी तरह मनगढ़ंत लगे, लेकिन अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ जो इसी से मिलती जुलती है लेकिन इतनी पुरानी नहीं है। फ्लोरिडा, यूएसए। फ्लोरिडा के कोरल कैसल की कहानी एक अनोखी कहानी है। यह किला एडवर्ड लीडर स्कैलिन ने 1923 से लेकर 1951 के बीच अकेले बनाया था और इस किले में हजारों टन के कोरल स्टोन लगे हैं जो कि परफेक्ट शेप में है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन हजारों टन पत्थरों को काटने, उठाने और जमाने का काम एडवर्ड ने अकेले ही किया था। दोस्तों जब यह किला बनाया जा रहा था तब इस कॉम्प्लेक्स में, इस पूरे परिसर में किसी भी बाहरी इंसान की एंट्री बैन थी और एडवर्ड ने अपना ज्यादातर काम रात के अंधेरे में किया था, इसलिए इस कंस्ट्रक्शन का कोई भी आई विटनेस नहीं है। अब मैं आपको कोरल कैसल की विजिट करवाता हूँ और आप खुद सोचिए कि कैसे एक अकेले आदमी ने इन कई टन वजनी पत्थरों को काट कर और उठाकर सही जगह पर लगाकर तरह तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। आपने कोरल कैसल देखा और अब मैं आपको इसका एक ओपनिंग गेट दिखाता हूँ जो लगभग 9 टन का है। और दोस्तों इसे बिना किसी मॉडर्न मशीन के इस तरह लगाया गया है कि आप केवल इसे अपनी एक उंगली से धक्का देकर इस पूरे 9 टन के पत्थर को घुमा सकते हैं और किले में एंटर कर सकते हैं। This clock weighs 9 tons. It's just one piece of rock. See what you can do with one hand? अब आप खुद सोचिए कि मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा कौन है, ऐसा कौन आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर है जो 9 टन के पत्थर को बिना मशीनों के इतनी परफेक्टली बैलेंस कर सके कि केवल एक उंगली से ये खुल जाए। और यह काम एडवर्ड ने अकेले किया था। 1923 से लेकर 1951 की रातों में किसी ने भी एडवर्ड को काम करते नहीं देखा क्योंकि उस दौरान इलाका कुछ सुनसान था। आसपास कुछ ही लोग रहते थे जिनके पास आज की तरह मॉडर्न लाइटिंग नहीं थी। लेकिन दोस्तों एक टीनेजर लड़का था जो छुप छुप कर उस पर नजर रखता था और उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा। उस लड़के ने देखा कि जब भी अंधेरा होता तब एडवर्ड अपने तहखाने से कुछ अजीब अजीब तरीके टूल्स लाता और उन्हें पत्थरों के पास जमा देता। इसके बाद उन टूल्स में से कुछ अजीब सी आवाज निकलती और पत्थर, कई टन भारी पत्थर और चट्टाने गैस के गुब्बारों की तरह हवा में उड़ने लगते और इसके बाद एडवर्ड उन्हें अपनी अपनी सही जगह पर रखता जाता। अब दोस्तों हो सकता है कि कई लोगों को यह भी झूठ लगे और कई लोगों को ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगे, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब मैगलेव यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन पॉसिबल है, जिससे कि पूरी ट्रेन को चुंबकीय शक्ति की सहायता से हवा में उठाकर चलाया जा सकता है, तो एकॉस्टिक लेविटेशन यानी कि साउंड द्वारा चीज़ों को हवा में उठाना यह पॉसिबल क्यों नहीं है? अब एडवर्ड लीडर स्कैलिन के अपने शब्दों में मैंने पिरामिडों का रहस्य जान लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि कैसे इजिप्शियन, पेरू, युकाटन और एशिया के एंशिएंट बिल्डर्स न केवल प्रिमिटिव टूल्स का उपयोग करके कई टन भारी पत्थरों को उठाते थे बल्कि अपनी सही जगह पर जमाते भी थे। दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने कोरल कैसल में खोजबीन की तब वहाँ उन्हें कुछ अजीब से पाइप और साउंड को प्रोड्यूस करने वाले उपकरण मिले जो कि इस थ्योरी को फिर से रीइंफोर्स करते हैं और ये भी बताते हैं कि एकॉस्टिक लेविटेशन यानी कि साउंड वेव्स द्वारा चीज़ों को हवा में उठाया जाना पॉसिबल है। अब अगर आप इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करने जाएंगे या यूट्यूब का कोई वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो दावा करते हैं कि साइंटिस्ट फाइनली सॉल्व द कोरल कैसल मिस्ट्री। लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखेंगे, उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो अगेन आपको स्पेकुलेशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों कोरल कैसल के निर्माण में जिन चीज़ों का यूज़ किया गया था उनमें से कुछ तो मिल गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पिरामिड जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स को बनाने में जिन चीज़ों का यूज़ किया गया था, जैसे कि बड़े बड़े रैम्स, वो आखिर कहाँ गए? तो कोई भी क्यूरियस फेलो मेरी इन बातों को स्यूडो साइंस बताकर या तो सिरे से खारिज कर सकता है या फिर इन सवालों के जो मैंने पूछे हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए खुद भी प्रयास कर सकता है। इसलिए अब मैं थर्ड स्टोरी की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ। 1939 एक स्वीडिश डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर यार्ल था, उन्हें तिब्बत की एक मॉनेस्ट्री में किसी हाई पोजीशन वाले लामा का उपचार करवाने के लिए बुलवाया गया। यार्ल तिब्बत गए और वहाँ एक लंबे समय तक रहे। इस दौरान कुछ तिब्बतियों, कुछ बौद्ध भिक्षुओं से उनकी गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने एक मिडो में ले गए जो ऊंची ऊंची क्लिफ से घिरा हुआ था। इनमें से एक क्लिफ पर लगभग 250 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटा सा दरवाजा जैसा दिख रहा था जो चट्टान में बनी हुई किसी गुफा के दरवाजे जैसा लग रहा था, और वहां एक लामा खड़ा हुआ था। अब यार इतनी ऊंचाई,
इतनी खड़ी चट्टान पर बनी गुफा को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां कोई सीढ़ी या कोई रस्सी तक नहीं थी। उसके बाद यार्ल ने मीडो के उस बंजर इलाके में एक परफेक्टली शेप्ड स्टोन ब्लॉक को देखा, यानी कि पत्थर के टुकड़े को, ठीक वैसा ही जैसा पिरामिडों में होता है, लेकिन उस पत्थर के टुकड़े के बीच में एक बाउल जैसा शेप भी बना हुआ था। इसके बाद उस मीडो में कई और भिक्षु आए, जिनके पास मेटल के बने हुए 13 बड़े बड़े ड्रम और 6 बड़े बड़े ट्रम्पेट्स थे। ये किसी एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह दिख रहे थे। उन लोगों ने यानी भिक्षुओं ने इन ड्रम्स और ट्रम्पेट्स को कुछ खास तरह से जमाया और ये सभी एक सेमी सर्कुलर पोजीशन में खड़े हो गए, और इसके बाद उन्होंने इन्हें बजाना शुरू कर दिया। साथ ही जो बाकी भिक्षु थे वो किसी तरह का मंत्र या फिर चैंटिंग करने लगे। स्टार्टिंग में 4 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद वो भारी पत्थर जो बीच में रखा हुआ था, वो भारी पत्थर हिलने लगा और हवा में उड़ता हुआ 250 मीटर ऊपर उस गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। डॉक्टर यार्ल ने दोस्तों इस अद्भुत घटना की रिकॉर्डिंग भी की थी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी इस फुटेज को आधिकारिक रूप से जब्त कर लिया गया था। तो दोस्तों, मैंने आपको एकॉस्टिक लेविटेशन यानी साउंड द्वारा चीज़ों को हवा में उड़ाने की 3 कहानियाँ सुनाई, लेकिन ये आपको केवल कहानियाँ ही लग सकती है और हो सकता है कि कई लोगों को इनमें कोई भी सच्चाई नज़र ना आए। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाता हूँ जिनमें सच में चीज़ों को स्मॉल स्केल पर साउंड द्वारा हवा में उड़ाया जा रहा है। आप इन क्लिप्स को देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या मैग्नेटिक लेविटेशन की तरह एकॉस्टिक लेविटेशन यानी कि साउंड द्वारा चीज़ों को हवा में उड़ाया जाना पॉसिबल है या नहीं। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।